संवैधानिक विकास में साथी हम पढ़ रहे होंगे 1858 के चार्टर को, और इसमें फिर हम मार्लो मिंटो आपका जो रिफॉर्म्स थे या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थे 1919 के, वहां तक पढ़ेंगे। 1935 आप जानते हैं हमारे संविधान में सबसे ज्यादा रोल 1935 का, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं, सबसे ज्यादा आर्टिकल्स वो आपका इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 से लिए गए हैं। और 1937 में जो साथी आपका प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए उनके क्या रिजल्ट्स थे, उनका भारत के संविधान में क्या महत्व है। फिर हम अगस्त प्रस्ताव आपका, और साथ में आपका क्या बोलेंगे, क्रिप्स मिशन को और कैबिनेट मिशन, इसके बीच में माउंटबेटन योजना या आपका शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, या हम बात करें आपका इसके बीच में आपका वेवेल स्कीम आई, तो वो सब क्या थी वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। संविधान सभा का गठन जो हुआ आपका, जैसे मैं आपसे पूछूं जरा बताइए, कॉमन सा क्वेश्चन पूछ लूं, इतनी तुमसे उम्मीद रखूंगा कि तुम छोटी सी चीज जानते होगे कि राजव्यवस्था भी कोई होता है, पॉलिटी भी एक सब्जेक्ट होता है। जैसे एक जनरल सा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए कितने सदस्य थे, आप जरा मुझे बताएं, तो आप सबका कॉमन सा आंसर आएगा। लेकिन वो लोग कौन थे, ठीक है, उन लोगों के बारे में भी हम जानेंगे कि क्या विशेषताएं हैं उसकी, किस तरह बना, वहाँ जो बहस हुई, क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हुए, क्या खंडन हुए चीज़ों को। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर किस बात से नाराज हो गए नेहरू जी से, ठीक है। संविधान सभा की समितियां और उप समितियां, मतलब जो आपका कमेटीज एंड सब कमेटीज। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आप जानते हैं हमारे देश के संविधान को लिखने के लिए लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन हुआ। मेजरली 10 कंट्रीज से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को लिया, तो वो सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, वहाँ पर कैसा आपका सिस्टम है। संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे हम, अनुसूचियों के बाद में संविधान के भागों के बारे में जिक्र करेंगे। फिर हम प्रियम्बल को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, प्रियम्बल के बारे में, ठीक है, प्रस्तावना को। उसके बाद में हम संघ और उसका क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4, इसका यहाँ पे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। राज्यों का पुनर्गठन, राज्य किस प्रकार बने हैं हमारे यहाँ। फिर सिटीजनशिप को हम 2 क्लासेज में करेंगे, एक में हम सिटीजनशिप को समझेंगे, एक क्लास में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट जितने भी हुए साथी, अगर मैं बोलूँ सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बाद में जो आपका 6 अमेंडमेंट हुए, किस तरह से हुए, भारत की नागरिकता किस तरह से प्राप्त की जाती है, नागरिकता को छोड़ा किस तरह से जाता है ना। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को, और फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारी 2 क्लासेस होंगी, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। डीपीएसपी को हम एक क्लास में क्लियर कर सकते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज को एक क्लास में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। फिर हम पावर ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, उसके बाद में हमारा 23rd टॉपिक होगा वाइस प्रेसिडेंट। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पीएम एंड मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल, फिर अटॉर्नी जनरल को पढ़ेंगे हम, उसके बाद में हम पार्लियामेंट को पढ़ेंगे। पार्लियामेंट कैसे काम करती है, उसके जो सत्र होते हैं, वहाँ पे जो कार्यवाही होती है, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं प्रश्नकाल में, ठीक है। या हम बात करें जिस प्रकार के भी आपका प्रपोजल्स या प्रस्ताव वहाँ पे होंगे, वो सब क्या होते हैं आपका बिल, एंड उनके जो टाइप्स होंगे उनको पढ़ेंगे। फिर हम जुडिशरी को पढ़ेंगे, इंडियन जुडिशरी क्या उसके लेवल हैं, कि भाई 3 लेवल में मतलब कि उसको बांटा गया है कि आपका सर्वोच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा, उसके बाद में जिला न्यायालय, किस तरह से उसका वर्गीकरण किया गया है कि समाज के, ठीक है, सबसे निचले हिस्से तक भी उसका लाभ पहुंचाया जा सके। भारत का फिर हम कैग पढ़ेंगे, फिर गवर्नर्स पढ़ेंगे, यानी कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेचर की, राज्य में जो सरकार बनेगी वो किस क्रम से बनेगी। हाई कोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में ये आपका यूनियन स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे, संघ राज्य संबंध आपका। फिर हम स्थानीय स्वशासन को पढ़ेंगे, इसमें आपका नगर पालिका, या अगर हम बात करें नगर पंचायतों को पढ़ेंगे। निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, फिर आपका डेलिमिटेशन कमीशन यानी कि परिसीमन आयोग को हम पढ़ेंगे। संघ लोक सेवा आयोग और आपका जितने भी हमारे पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं उनको पढ़ के, फिर हम ऑफिशियल लैंग्वेज से, और जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं, जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, थम्स अप करके मुझे ये बताइए सिलेबस क्लियर है कि क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे बीच में आपका कुछ छुटकी चीज़ें होंगी जो इन्हीं में शामिल हो जाएंगी, जिसका नाम आपको टॉपिक में नहीं मिलेगा, लेकिन उसको हम कवर कर लेंगे। बात क्लियर है? अभी बढ़े अपने सब्जेक्ट की तरफ, तैयार रहेंगे सीखने के लिए जो कुछ सिखाया जाएगा। पहली बात तो ये बता दीजिए कि आप किसी जल्दबाजी में तो नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ सीख लेना है। इस बात को याद रखना दोस्त कि जब आपका जन्म हुआ तब आप इस दुनिया से अनजान थे, आपने धीरे धीरे चीज़ों को जाना है। तो आपको वो जो संयम है, जो धैर्य है, अगर मैं बात करूं वो पेशेंस आपको बनाए रखना होगा कि हम एक क्रमिक तरीके से चीज़ों को सीखेंगे, एक ऑर्डर में चीज़ों को सीखेंगे। हाँ, जब वो सब्जेक्ट खत्म होगा तो उस सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस या उस विषय को लेकर के जो हमारी समझ है वो विकसित हुई है या नहीं हुई है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप परीक्षा में बनने वाले प्रश्न और साथ में उस विषय की समझ को आप विकसित कर पाएंगे। उसके लिए ज़रूरत होगी कि आपका बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनना। जैसे कि मैं बात करूं, अभी आप बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं, तो दरअसल में ऐसा भी होगा आपसे बाद में भी बच्चे जुड़ेंगे, ठीक है।
और बच्चे जुड़ते रहते हैं हमेशा, जब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्लासेस होती हैं तो वो संभव है। लेकिन बाद के बच्चों का एक नुकसान होता है कि वो सोचते हैं कि मैं चीज़ों को जल्दी से कवर कर लूँ, वो 2x लगा लेते हैं। 2x में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को वो मिस कर जाते हैं, ठीक है। फिर वो अपने काम की चीज़ें बस ढूंढना चाहते हैं, जिसमें भी कि वो बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं। तो ये लाइव क्लासेस का फ़ायदा, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी आपकी अपनी सहूलियत होती है। अभी एक बार लिख दीजिए भैया, लेट्स स्टार्ट। अभी शुरू करते हैं, बड़े धीरे से, बिना किसी भाग दौड़ के, एकदम से संयम के साथ में चीज़ों को समझेंगे। बस उम्मीद आपसे ये करूंगा कि आप चीज़ों को समझ जाएं। से संयम के साथ में चीज़ों को समझेंगे। बस उम्मीद आपसे ये करूंगा कि आप चीज़ों को समझ जाएं। ओके, तो शुरू करेंगे दोस्त आपका। सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका संविधान से। जैसे मैं आपसे पूछूं, और पहली मेरी रिक्वेस्ट आप सब लोगों से, आपके हाथ पैर जोड़कर जैसे भी आप माने, कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दीजिए और अब कॉपी पेन ले लीजिए। हम आप लोग जानते हैं कि आज जानने वाले हैं संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है। तो ये विषय जब हमारा संविधान है, तो मैं आपसे पूछना चाहूं कि संविधान क्या है। तो हम सबके सामने एक शब्द है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। इसको अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे संविधान भैया दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका संधि विच्छेद यदि किया जाए तो आप कहेंगे समधन विधान। सम का अर्थ है यहां पर समान, समान अर्थात आपका इक्वल। और विधान का अर्थ होता है कानून, या कोई भी ऐसा कोड जो कुछ नियमों से बना हो, यानी कि एक लॉ। संविधान का मतलब है किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र में वहां के रहने वाले जो नागरिक हैं, उन सब के लिए समान कानून हो। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, हमारे देश में इंटरनेट का जो अधिकार है वो सभी के लिए है, यस और नो? इंटरनेट का अधिकार, आप कहेंगे भैया इसको हम पढ़ते हैं आपका भारत के, जब हम फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इंटरनेट का अधिकार जो है वो सभी के लिए है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आपने देखा होगा कहीं पे यदि दंगे फैल जाते हैं या कोई ऐसी अराजक स्थिति बन गई, तो वहां पर उस इंटरनेट को बंद भी कर दिया जाता है या नहीं? आप कहेंगे जी भैया इंटरनेट बंद भी हो जाता है। यानी व्यक्ति के लिए जो इंटरनेट के लिए समान कानून बनाया गया था, जो इक्वल लॉ बनाए थे संविधान ने, उनको भी छीना जा सकता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में। यानी जो समान कानून आपके लिए बनाया गया है, अब जब इंटरनेट का अधिकार आपको मिला, तो किसी देश में मान के चलिए 3 व्यक्ति रहते थे, ए बी सी, इन तीनों को इंटरनेट का अधिकार मिला होगा, यस। लेकिन जब अधिकार छीने जाएंगे तो क्या सिर्फ ए के अधिकार छीने जाएंगे या बी और सी के भी अधिकार छीने जाएंगे? तो आप कहेंगे जी भैया बी और सी के अधिकार भी उनसे छीन लिए जाएंगे। यानी यही तो हुआ आपका समान कानून। ऐसा नहीं होगा कि ए और बी का इंटरनेट को सर्फिंग करने का जो अधिकार था, इंटरनेट चलाने का जो उसका अधिकार था, ए एंड बी से तो छीन लिया और सी को बने रहने दिया। बात क्लियर है? यानी कोई भी कानून होगा वो समान होगा, सभी के लिए होगा, हर एक धर्म के लिए होगा, हर एक वर्ग के लिए होगा, हर एक जाति के लिए होगा, हर एक उपजाति के लिए होगा। मतलब उस नेशन के हर एक व्यक्ति के लिए वो इक्वल होगा। छोटी सी बात है। बात अब इतनी सी नहीं है, अभी आपसे क्वेश्चन पूछने हैं मुझे बहुत सारे। तो भैया समान कानून की बात तो समझ में आती है, इक्वल लॉ की बात तो समझ में आती है, लेकिन इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? यानी अगर मैं बात करूं, व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक परिभाषा आप मुझे बताएं। लिखेंगे संविधान की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या सिर्फ इतना भर लिखने से काम चल जाएगा? सम धन विधान, ये तो आप बस उसका एक थोड़ा सा सेंस समझे। डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
नियमों, कानूनों, नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो एक देश का किसी देश लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। अब इस परिभाषा पर थोड़ा गौर करना। यानी हमने बात की ए कलेक्शन ऑफ रूल एंड लॉज, ए 90% people lose money because they bring emotions in their trading. स्टॉक मार्केट में सक्सेस पाना है, बात की ए कलेक्शन ऑफ रूल एंड लॉज, ए कलेक्शन ऑफ रूल एंड laws that are necessary, that are necessary for the governance of a country. यानी संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ नियमों, कुछ कानूनों का ऐसा संकलन का मतलब एक ऐसा समूह होगा जो किसी देश का शासन, ये महत्वपूर्ण टर्म है, इसको समझेंगे एक बार, शासन चलाने के लिए आवश्यक हो। अब मैं आपसे जरा पूछना चाहूं कि शासन से क्या मतलब होता है, गवर्नेंस का क्या मीनिंग होता है। तो आपका सीधा सा अगर एक उत्तर आए जो भी आप समझ पाए, तो आप बोलेंगे जी जैसे हम एक राजा का उदाहरण ले लें। प्राचीन समय में राजा होते थे, उनके अपने विधान होते थे, मतलब उनके अपने लॉ होते थे, और जो विधान उन्होंने बनाया है वो उनकी संपूर्ण जनता के लिए होता था। तो एक राजा अपने उस राज्य क्षेत्र में, यानी एक किंग अपनी उस टेरिटरी में व्यवस्था के लिए, व्यवस्था यानी उस अरेंजमेंट्स के लिए जो भी नियम बनाता है उनको हम शासन कहते हैं। यानी एक शासक के द्वारा अपने राज्य के संचालन के लिए बनाई गई व्यवस्था ही शासन कहलाती है। बात क्लियर है? शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, छोटी सी बात हमने पढ़ी। अब आप लोगों से मैं पूछूं, संविधान समझ में आया? संविधान क्या है? दूसरा शब्द हम लेंगे राज व्यवस्था, और अभी मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा। राज व्यवस्था, पॉलिटी। अब आप जानते हैं संविधान का रूप कैसा होता है, मुझे बताइए। हमारे देश में संविधान है कि नहीं ये तो पता होगा ना आपको। आप कहेंगे जी भैया इतनी थोड़ी भर जानकारी हमको है। संविधान जो है हमारे देश में है, लेकिन संविधान जो है वो किस रूप में है? तो आप कहेंगे भैया वो पुस्तक के रूप में है, एक बुक फॉर्म में है। अब जब अगर मैं बात करूं यह पुस्तक के रूप में है, तो ये क्या खुद अप्लाई हो सकता है? क्या कोई पुस्तक अपने नियमों को खुद अप्लाई कर सकती है? जैसे हम बात करें, संविधान का आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत होगा। यानी अस्पृश्यता को यदि कोई भी किसी भी मामले में लागू करेगा तो वह उसके लिए दंडनीय होगा, पनिशेबल होगा। आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो क्या यह स्वयं लागू हो जाएगा? आप कहेंगे नहीं भैया स्वयं तो लागू नहीं हो सकता। तो संविधान को लागू करने के लिए भी एक निकाय यानी एक सिस्टम चाहिए, और उसी सिस्टम को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसी को हम पॉलिटी कहते हैं। तो परिभाषा क्या निकलेगी यहां से? परिभाषा लिखेंगे संविधान को
को, भाई संविधान लागू भी हो सके, संविधान को व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना सिर्फ इतना लिख लीजिए, संविधान को व्यवहार में लाना वही क्या है, वही राज व्यवस्था है। टू पुटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन प्रैक्टिस, कि भाई वो एप्लीकेबल भी तो हो पाए। यही काम किसका है, यही राज्य व्यवस्था का। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, उसको जरा समझना। जैसे मैंने अभी एक नाम लिया था आर्टिकल 17, क्या बताता है जरा बताएं। छोटा सा एक एग्जांपल है, आर्टिकल 17 क्या बताता है जी, अस्पृश्यता का अंत। या कोई और भी है, आप सोचिए, अबोलिशन ऑफ, त्योहार में चाहिए आपको 2 गुना फायदा, सही सुना आपने, क्या आपको चाहिए 2 गुना फायदा, तो आप लोग बहुत अच्छी जगह पे हैं, आपको मिलेगा अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी अस्पृश्यता का अंत होगा। ये बात कहां पे की गई है, संविधान में कि राज व्यवस्था में? अब आप बहुत अच्छे से दोनों का अंतर समझ पाएंगे। आर्टिकल 17 में जो लिखा हुआ है, तो यानी कि संविधान में लिखा हुआ है। संविधान में मतलब कि कुछ नियम है, मैंने अभी बताया, नियमों या कानूनों का ऐसा एक संकलन है। वहीं पे मैं बात करता हूं कि अस्पृश्यता शब्द को आप समझते हैं या नहीं समझते हैं? भैया अनटचेबिलिटी क्या होता है, आप जानते हैं कि हमारे देश में अगर आप देखते हैं कि जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त है एक। पुरुष सूक्त में बताया गया है कि जो समाज का वर्गीकरण है, मतलब सोसाइटी को जो कैटेगराइज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? कर्म के आधार पर, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। जन्म के आधार पर विभाजन नहीं किया जाएगा। इस बात से सभी सहमत है? तो जब